हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम दीपक है और मेरा उम्र 27 साल है। यह उस समय का बात है जब मैं डॉक्टर बना। तब रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुझे खूब बधाइयां दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तू कहे तो मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, उससे बात करूं। ऐसे गांव में जाकर डॉक्टरी करने का क्या फायदा, जहां बिजली नहीं रहती हो। तो मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि सिफारिश के बल पर अपनी पोस्टिंग कहीं दूसरे शहर में कराकर खुद गर्ज बन जाऊं। सरकार ने मुझे उस गांव भेजा है तो मेरा फर्ज बनता है कि वहां जाकर गांव वालों की सेवा करूं। पिताजी बोले, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वक्त का तकाजा तो यही है कि हाथ पैर मारकर ढंग की जगह ले लेता और ठाठ से डॉक्टरी करके रुपए कमाता। मैं नहीं माना। मेरी शादी 3 साल पहले ही रीना से हुई थी। मैं हर हफ्ते घर आया करूंगा डार्लिंग। वहां गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने अपनी बीवी को वादा किया कि मैं दिन में एक बार तुम्हें फोन जरूर करूंगा। रीना बोली, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के 14 साल शहर की सुख सुविधाओं के बीच गुजारे हैं। गांव में जाकर रहना तो दूर की बात है, मुझे तो उसे देखना भी भारी लगता है। वह गांव वाकई काफी पिछड़ा हुआ लग रहा था। जिस समय मैं वहां ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा तब वहां बिजली नहीं थी। गर्मी में मुझे वहीं पड़े गत्ते के टुकड़े से हवा खानी पड़ रही थी। गांव में नया डॉक्टर आया है, ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले डिस्पेंसरी के इर्द गिर्द जमा होकर मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मेरा क्वार्टर वहीं डिस्पेंसरी के बगल में था, इसलिए मैं काफी समय इलाज के लिए मुंह में रहता और फिर खाना खाने और सोने के लिए क्वार्टर में चला जाता। दिन भर मरीजों को देखने के बाद मैं काफी थक जाता था। थकान की वजह से खाना बनाने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं जैसे तैसे कुछ खा पीकर सो जाता था। एक दिन गांव के मुखिया जी मेरे पास आकर बोले, डॉक्टर साहब, यह सबिता है। यह सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर की साफ सफाई भी कर देगी। उनके साथ 20 साल की एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की भी थी। मैं बोला, इसकी क्या जरूरत थी मुखिया जी? आपने बेकार में कष्ट किया। पेट भरने लायक खाना बनाना आता है मुझे। मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा, इसमें कष्ट कैसा साहब? आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। मैं मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो उठा। अगले दिन से ही सबिता मेरे घर काम करने के लिए आने लगी तो मुझे सहूलियत हो गई। वह घर का सारा काम करने लगी तो मुझको आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था। खाना भी वह अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में मुझको गांव की आबोहवा रास आ गई। सब लोग इज्जत की नजर से मुझे देखते और मिलने पर बड़े अदब से पेश आते। लोग बेकार में ही गांवों को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शहर के मुकाबले यहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। मैं अपनी पत्नी रीना से फोन पर कह रहा था तो रीना बोली, आप गांव को इतना पसंद करने लगे हैं, कहीं वहां किसी पर दिल तो नहीं आ गया? मैंने कहा, तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। फिर जिसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो, वह भला यहाँ वहां मुंह क्यों मारेगा? एक दिन सबिता खाना बना रही थी। मैं किताब पढ़ने में खोया हुआ था। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता। वे वहां और आपका यहाँ अकेले, कैसे मन लगता है आपका? सब्जी काटते हुए सबिता ने कनखियों से देखते हुए पूछा तो मैं चौंक गया। तुम अपने काम से मतलब रखो सबिता, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसके हाव भाव ताड़ कर बोला तो वह हंस दी। उस दिन के बाद से मैं ज्यादा सावधान रहने लगा। मैंने सुन रखा था कि गांव की सीधी सादी दिखने वाली औरतें जरूरत से ज्यादा चालाक होती हैं, इसलिए मैं सबिता को मुंह नहीं लगाता था। उधर सबिता कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश में थी। एक दिन शाम के समय मौसम खराब था, बारिश शुरू होने वाली है। आसमान में घिरे बादल और बिजली चमकती देख मैंने उससे कहा, सबिता, तुम जल्द से अपना काम खत्म करके घर चली जाओ। सबिता ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानती थी कि मुझको खुली बातचीत पसंद नहीं है, इसलिए वह काम खत्म करके क्वार्टर से निकलने लगी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। सबिता पूरी तरह भीग गई। रास्ते में पानी बढ़ता देखकर वह उल्टे पैर लौट आई। दरवाजा?
डॉक्टर साहब, मुझे तेज ठंड लग रही है। सबिता को गेट बजाते सुनकर मजबूरी में मुझको दरवाजा खोलना पड़ा। सामने सबिता खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी और मैं उसे इस हालत में खड़ा देखता ही रह गया। भीतर आकर कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैंने हौले से कहकर सबिता को भीतर किया और गेट बंद कर दिया। मैंने उसे अपना तौलिया और लुंगी दे दी ताकि वह कपड़े बदल सके। सबिता जान गई कि लोहा गर्म हो चुका है। उसके बाद सबिता बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। बारिश थम चुकी थी। मुझको अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन सबिता आई और न वह कुछ बोली और न मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 4 महीने निकल गए। एक दिन सबिता आई तो उल्टी करती हुई वॉश बेसिन की तरफ दौड़ी। सबिता बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ डॉक्टर साहब। लगता है उस रोज की गई गलती हम पर भारी पड़ गई। गांव वालों को पता चलेगा तो वे मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बच्चा गिराना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं भी घबरा गया। मुझे गांव वालों का डर सताने लगा। साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी पूरा था। मुखिया जी को हम दोनों के बीच हुए हादसे का पता चल गया है। वे बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ क्रिकेट खेलकर उनके विश्वास को तोड़ा है। सबिता ने दांव चला जो काम कर गया। मेरे और सबिता के बीच इस मामले को दबाने के लिए 4 लाख में सौदा तय हुआ। शर्त रखी गई कि सबिता कह देगी कि बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं। फिर किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। मैं सौदे से खुश था कि चलो सस्ते में पीछे छूट गया। 4 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो बचे। एक हादसा समझकर मैं इस घटना को भूल गया। एक रोज एक शख्स डिस्पेंसरी आया। उसने बताया कि सबिता बांझ औरत है। किसी जन्मजात कमी की वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से वह झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा कर रही है। अब तक वह कईयों के साथ यह काम कर चुकी है। मैंने कहा, मुखिया जी ही तो उसे मेरे पास लाए थे। वे क्या कहते हैं? मैंने उससे पूछा तो वह हंसने लगा। उस आदमी ने बताया, आप बहुत भोले हो डॉक्टर साहब। वह कोई मुखिया नहीं बल्कि 1 नंबर का गुरु घंटाल है। सबिता उसी का मोहरा बनकर शिकार फांसती है और फिर दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। अब मेरा गांव से मोह भंग होने लगा था। बेईमानी और मक्कारी की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। ये सब कुछ भोगने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। फिर मैंने ठान लिया कि जब तक गांव में रहूंगा तब तक किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।